नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसानों के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने गुजरात में आयुष्मान कार्ड वितरण शुरू किया। कहा, सरकारी योजनाओं से आम नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने देश की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण कल गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। श्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगे। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। और भुवनेश्वर में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भारत और ब्राजील का मैच जारी। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं ताकि किसान जमीन की सेहत और उर्वरक क्षमता के बारे में जान सकें। खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया कृषि के लिए सस्ती होगी और आज से यूरिया केवल भारत नाम से बेचा जाएगा। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी। और ये ब्रांड है भारत। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे फर्टिलाइजर की कीमत भी कम होगी, खाद तेजी से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत सरकार सिंचाई के लिए फव्वारों के इस्तेमाल को महत्व दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल और कृषि उड़ान के माध्यम से किसान अब न केवल बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं बल्कि कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर भी बढ़े हैं। आधुनिक सुविधाएं आज किसानों के खेतों को देश भर के बड़े शहरों से, विदेश के बाजारों से कनेक्ट कर रही है। इसका एक परिणाम ये भी हुआ है कि कृषि क्षेत्र से एक्सपोर्ट अब उन देश को भी होने लगा है। कृषि निर्यात की बात करें तो भारत दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है आज। कोरोना की रुकावटों के बावजूद भी, 2 साल मुसीबत में गए उसके बावजूद भी हमारे कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने विदेशी आयात पर निर्भरता कम करने पर बल दिया। यही कारण है कि एथेनॉल मिश्रित बायो ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के
600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप, संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में 300 स्टार्टअप अपने नवाचारों को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ई-पत्रिका इंडियन एज का विमोचन भी किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2000 से अधिक कृषि से जुड़े स्टार्टअप काम कर रहे हैं और किसानों को कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को कम करने में मदद कर रहे हैं। देश के पढ़े लिखे नौजवान इतनी बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं कि चाहे वो खेती का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी इजाद करके काम करने को कैसे आसान किया जा सकता है, नुकसान को कैसे बचाया जा सकता है, उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, फसल के उपरांत नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, किसान सूचनाओं के नजदीक कैसे आ सकता है। इस दृष्टि से लगातार हमारे एग्री स्टार्टअप देश भर में काम कर रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में देश में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में PMJAYMA योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरण की शुरुआत की। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन धनतेरस और दिवाली से ठीक पहले हो रहा है। शास्त्रों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने आरोग्यम परम भाग्यम कहते हुए इस बात पर खुशी व्यक्त की कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के लाखों लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना की सफलता से उत्साहित होकर ही प्रधानमंत्री ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री द्वारा कार्ड बांटे जाने की शुरुआत करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल एजेंसियों ने लाभार्थियों को पूरे गुजरात में 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड वितरित किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट बने तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन। मैं भारत हूँ, देखिए मेरी ओर, पहचानिए मुझे। We're one of the most mega diverse countries on this planet. हमारी शादियाँ, हमारे फैशन स्टेटमेंट सारे इंस्पायर्ड हैं हमारे सिनेमा से। 75 साल का नौजवान भारत। What we are really going to see India become is a powerhouse. इंडिया 2.2। The Journey of India 14 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार शाम 7 बजे हिंदी में और रात 10 बजे अंग्रेजी में DD नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण कल से गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगा। प्रदर्शनी में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और उद्योग अपने रक्षा उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी 22 अक्टूबर तक चलेगी। 12वीं डेफ एक्सपो का मुख्य विषय पाथ टू प्राइड है, जो भारतीय अंतरिक्ष वैमानिकी और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों के साथ ही विदेशी ग्राहकों के साथ साझेदारी, प्रदर्शन और समन्वय करके भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप है। डेफ एक्सपो के अंतर्गत सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। ये आयोजन प्रतिदिन शाम 4:45 से साबरमती रिवर फ्रंट पर होगा। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस प्रदर्शनी में कॉम्बैट फ्री फॉल,
सारंग, हेलो एरोबेटिक्स, हेलो से बोट में फिसलना, हाई स्पीड बोट रन और दुश्मन की चौकियों का ध्वस्त करने जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। प्रदर्शनी में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के इंडिया पवेलियन में स्वदेशी रक्षा उत्पादों की परिपक्वता, स्टार्टअप, रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नवीनतम तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनी के बारे में आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक है। मौजूदा समय में वो रक्षा उत्पादों का निर्यात करने वाले दुनिया के 25 शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आर्म्स के सबसे बड़े इंपोर्टर से एक एक्सपोर्टर तक की ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तय की है। यह इस जर्नी को और अधिक गति देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 25 जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी क्यू में आकर खड़ा हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अमृतकाल भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर लाने का सही समय है। वे आज गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि बदलते समय के साथ सुरक्षा जरूरतें भी तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और उग्रवाद के साथ आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के बीच का फासला कम होता जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलाव से निपटने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। रणनीति और कूटनीति में भी उन्हें महारत, कई बार कई मोर्चों पर विजय हासिल करने के लिए, फतह करने के लिए रणनीति की भी आवश्यकता होती है, कूटनीति की भी आवश्यकता होती है। मोदी जी ने विदेशों के साथ जो भरोसे का रिश्ता बनाया है उससे समूची दुनिया महामारी और युद्ध के वक्त भारत को देख रही है। कौन नहीं सच्चाई को स्वीकार करेगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की प्रतिष्ठा, यह भारत की हैसियत है। रक्षा मंत्री ने गांधीनगर में मोदी एट 20 पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में काम किया है। मोदी जी केवल प्रधानमंत्री ही नहीं हैं बल्कि देश के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, जहां पर वह सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रतीक हैं वहीं पर एक बड़े समाज सुधारक के रूप में भी उनकी छवि निखर कर जन सामान्य के सामने आई। वर्तमान को सुधार कर अब वे अगले कई दशकों के लिए देश की दिशा को बदलने का काम करें। रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी वजह से ही वैश्विक स्तर पर भारत की छवि सुधरी है। कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन तथा मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल मौजूद थे। गृह मंत्रालय ने आज एजीएमयूटी 1990 कैडर के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एजीएमयूटी में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के अधिकारी शामिल हैं। मंत्रालय को अंडमान और निकोबार पुलिस से कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तत्कालीन मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण द्वारा एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत में श्री नारायण की ओर से आधिकारिक पद के दुरुपयोग और गंभीर दुर्व्यवहार किए जाने की संभावना का उल्लेख था। गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानून के अनुसार तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जितेंद्र नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसानों के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने गुजरात में आयुष्मान कार्ड वितरण शुरू किया। कहा, सरकारी योजनाओं से आम नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने देश की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण कल गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। श्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा के 90वीं बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगे।
भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त और भुवनेश्वर में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भारत और ब्राजील का मैच जारी। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। 18 से 21 अक्टूबर तक होने वाली इस महासभा में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय स्तर के ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इंटरपोल प्रमुख जर्गन स्टॉक ने कहा है कि वास्तविक और वर्चुअल दुनिया में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे सरकारों और व्यवसायों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। श्री स्टॉक ने कहा कि संगठित अपराधों से अपराधी अरबों डॉलर कमा रहे हैं और ये चिंता का विषय है कि 99% चोरी की संपत्ति अपराधियों के पास रहती है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस के अनुसार प्रतिदिन औसतन 7 बाल यौन शोषण मामले दर्ज किए जाते हैं और अब तक 30,000 पीड़ितों की पहचान की जा चुकी है। श्री स्टॉक ने दुनिया में सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय किए जाने का आह्वान किया। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 दिवसीय महासभा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। महासभा अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग संगठन का शीर्ष शासी निकाय है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साल में एक बार बैठक करती है। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में महासभा 25 साल बाद भारत में हो रही है। पिछली बार 1997 में महासभा की बैठक हुई थी। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 27 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी और 10 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में आज पार्टी के सभी नेताओं और सदस्यों ने मतदान किया। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, पी चिदम्बरम और जयराम रमेश सहित कई नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वोट डाले। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। वर्ष 2021-22 की दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लागू करने में अनियमितताओं की बात सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिकी में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम 15 आरोपियों में है। ये प्राथमिकी नई आबकारी नीति को लागू करने में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों के लिए दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि इस पार्टी का गठन भ्रष्टाचार से लड़ने के संकल्प के साथ किया गया था, लेकिन ये सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बन गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आबकारी नीति मामले में सीबीआई के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने के बाद भाजपा की टिप्पणी आई है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है। जब भ्रष्टाचारियों को सवाल करने के लिए बुलाया जाता है तो पहले राजघाट जाते हैं और फिर वे सत्याग्रह करते हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए आप विधायक आतिशी ने कहा कि सीबीआई के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप एक ईमानदार और राजनीतिक पार्टी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो आकाशवाणी का कार्यक्रम अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। इस बार का विषय है हिंदी। आपके सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhywaas.airnews@gmail.com पर 19 अक्टूबर तक हमें मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार। मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया, आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम। मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। ये आकाशवाणी है। विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की 5वीं सभा का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर आईएसए के सह अध्यक्ष और फ्रांस की ऊर्जा मंत्री सुश्री एग्नेस पैनियर-रंचर तथा आईएसए के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर भी उपस्थित रहेंगे। आज से शुरू हुई बैठक में 110 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मंत्री और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। तकनीकी सत्रों के दौरान 19 अक्टूबर को 3 वैश्विक सौर रिपोर्ट, विश्व सौर प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, विश्व सौर बाजार रिपोर्ट और विश्व सौर निवेश रिपोर्ट जारी की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ को देश का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने आज ट्वीट में कहा कि न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की नियुक्ति 9 नवंबर से प्रभावी होगी। वे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 1959 में जन्मे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल भारत पहुंच रहे हैं। इस साल जनवरी में अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। श्री गुतेरेस सबसे पहले मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ करेंगे। वो आईआईटी मुंबई में भारत एट 75 संयुक्त राष्ट्र भारत भागीदारी दक्षिण सहयोग विषय पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव 20 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ पुस्तिका, प्रतीक चिन्ह और टैगलाइन जारी करने के अवसर पर उनके साथ रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर G20 की भारत की आगामी अध्यक्षता और बहुपक्षवाद में सुधार सहित कई मुद्दों पर श्री गुतेरेस के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में इस समय भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ग्रुप ए में भारत का मुकाबला ब्राजील से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ब्राजील 1-0 से आगे है। भारत पहले 2 मुकाबलों में अमेरिका और मोरक्को से हारकर विश्व कप से बाहर हो गया है। आज ही गोवा में एक अन्य मैच में अमेरिका का सामना मोरक्को से हो रहा है। ग्रुप बी में आज खेले गए मैचों में जर्मनी ने न्यूजीलैंड को 3-1 से और नाइजीरिया ने चिली को 2-1 से पराजित किया। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की कड़ी में हम आपके लिए स्मार्ट सिटीज मिशन की जानकारी लेकर आए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से अपने नागरिकों को जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं। 25 जून 2015 को मिशन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये देश में शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। हम इस अमृत योजना के माध्यम से ये एक बदलाव चाहते हैं। शहर खुद अपना सोचने लगे
शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे और कहां जाना, कैसे जाना, उसका फैसला शहर करे। जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 दौर की प्रतियोगिता के माध्यम से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कुल 100 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था। इसका उद्देश्य सतत और समावेशी विकास पर ध्यान देकर लोगों को कम जगह में सारी सुविधाएं प्रदान करना है, जो अन्य शहरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक शहर का स्मार्ट सिटी प्रस्ताव नागरिकों की व्यापक सुझावों से तैयार किया गया है। क्योंकि विभिन्न शहरों में नागरिकों की आवश्यकताएं और आकांक्षाएं अलग अलग हैं, इसलिए प्रस्तावों में शामिल प्राथमिकताएं और परियोजनाएं अलग अलग शहरों में अलग अलग हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी का मानना है कि एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी संभव हो सकती है जब शहर उत्पादक बनेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे और परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी से सक्षम भारत के शहर देश के विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने की कुंजी साबित होंगे। We have 4,041 cities in India. The idea is to get these 100 well and running with smart solutions, which is a huge business opportunity. We're talking about what, $30 billion in the first instance. But each smart city will have a lighthouse effect. From there you will go, the other cities will want to do this, and there's a series of urban challenges which we are in the process of addressing, and I have absolutely no doubt we'll get this one right. I think we're on the cusp of the 4th industrial revolution. The 4th industrial revolution is all about urban services, and again I have no doubt that it will be win-win for India. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इसकी स्थापना के बाद से काफी प्रगति हुई है। स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन की अवधि को कोविड महामारी के कारण जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत विकसित परियोजनाएं बहुक्षेत्रीय हैं और स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। स्मार्ट शहरों ने देश में अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों का विकास और संचालन किया है। इन केंद्रों ने कोविड प्रबंधन के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इन केंद्रों ने मिशन के अंतर्गत विकसित अन्य स्मार्ट बुनियादी ढांचे के साथ सूचना के प्रसार, संचार में सुधार, भविष्य के बारे में विश्लेषण और प्रभावी प्रबंधन में सहयोग के माध्यम से महामारी से लड़ने में शहरों की मदद की। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 491 अंक की तेजी से 58,411 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 126 अंक की वृद्धि के साथ 17,312 दर्ज हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 82.36 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा भाव $91 प्रति बैरल के आसपास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल पर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। इसके बाद इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी की खोज के लिए जाना जाता है। ये परिसर करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण इस वर्ष मार्च में शुरू हुआ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसानों के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने गुजरात में आयुष्मान कार्ड वितरण शुरू किया। कहा, सरकारी योजनाओं से आम नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने देश की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण कल गुजरात के गांधीनगर में शुरू होगा। श्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंटरपोल महासभा की 90वीं बैठक को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगे। भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं बैठक नई दिल्ली में शुरू। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त और भुवनेश्वर में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप में भारत और ब्राजील का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।